आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जीवन के, जिन्हें हम राजनीतिक जीवन का क्षेत्र, सामाजिक जीवन का क्षेत्र, सांस्कृतिक में धार्मिक विशेष रूप से और आर्थिक जीवन के क्षेत्र को देखेंगे तथा इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको समझने का प्रयास करेंगे ताकि इनसे जुड़े हुए अगर प्रश्न पूछे जाएं तो वो बन जाए। तो चलिए थोड़ा सा इसी को समझते हैं और जो इससे पुराने वीडियोस हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपने अगर छूट गया है तो आप जरूर देख लें। तो चलिए राजनीतिक जीवन की ओर आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और विश्व की प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक है, जिसका विस्तार भारत के खास करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ था और त्रिभुजाकार रूप में फैले इस सभ्यता के जो जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके विषय में जो जानकारी मिली है वो मूल रूप से पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिली है। कहीं से भी यहाँ से साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। लिपि का आविष्कार तो निश्चित रूप से मिला है, लेकिन उन लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण से भारत की सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि इसमें लिखित जानकारी नहीं मिली है, तो जितनी भी जानकारी मिली है वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। तो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित इस जानकारी का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ज्यादातर इतिहासकारों ने इसमें अपने अनुसार अनुमान लगाए हैं। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे बिंदु मिलेंगे जो अनुमान पर आधारित है। जैसे राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन में क्या यहाँ लोकतंत्र था, क्या यहाँ प्रजातंत्र था, क्या यहाँ राजतंत्र था, कैसी शासन व्यवस्था थी। तो चूंकि लिपि की जानकारी मिली है लेकिन लिपि से लिखित जो साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे में स्रोतों के अभाव के कारण ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है कि आखिर में यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, प्रजातंत्र थी या राजतंत्र थी। तो जो भी इस पर प्रमाण मिले हैं वो अनुमान के आधारित है। जैसे सभ्यता के संबंध में ज्यादातर विद्वान इस विषय पर सहमत है कि शायद एक जो पुरोहित की मूर्ति मिली है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि शायद यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो पुरोहितों द्वारा संचालित होता होगा, या तो पुरोहितों द्वारा या व्यापारी वर्ग, जो इस व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व देखा जा सकता है इस सभ्यता में, या फिर नगर क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक नगर निगम जैसी इकाई बनाई गई होगी जिसके द्वारा यहाँ प्रशासन चलाया जाता रहा होगा। तो संपूर्ण ये जो शासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी है यह वास्तव में अनुमान पर आधारित है। तो संभवतः यहाँ का शासन पुरोहित, व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता होगा। इसी संबंध में पिगट महोदय ने एक बात कही कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो 2 सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे या सबसे बड़े स्थलों में से थे, इसको उन्होंने सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो इससे कई बार ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया है कि किसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के रूप में देखा है। तो पिगट ने देखा है। और कौन कौन से शहर, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसके अलावा हंटर महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कहा है कि मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतांत्रिक माना जाना चाहिए। अर्थात उनका मानना यह है कि यहाँ से राजनैतिक यानी राजतंत्र के प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ राजतंत्र की जगह जनतांत्रिक व्यवस्था मौजूद थी। अब ये राजतंत्र क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यहाँ से किसी भी राजा के महल के प्रमाण नहीं मिले हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा नहीं मिले हैं, नहीं के बराबर मिले। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ लोग हिंसा से दूर रहते थे, राजा और सैनिक प्रशासन जैसी व्यवस्था नहीं थी और लगभग यहाँ के लोग शांति प्रिय जनतांत्रिक व्यवस्था के बीच जीते थे। तो ओवरऑल इस पूरे राजनीतिक जीवन का सार यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणों के आधार पर यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि व्यवस्था कैसी थी, लेकिन जहां तक इतिहासकारों का विषय है तो वह यह अनुमान जरूर लगाते हैं कि संभवतः यहां शासन व्यवस्था या तो पुरोहित या व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सामाजिक जीवन की ओर। तो सिंधु घाटी के सभ्यता से जो खुदाई से प्राप्त जो पुरातात्विक अवशेष है उसी के आधार पर सामाजिक जीवन का भी वर्णन मिलता है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार का वर्णन देखा जा सकता है। संभवतः यहाँ पर परिवार जो था वो मातृसत्तात्मक था। ये प्रश्न कई बार बनता है, क्यों मातृसत्तात्मक का अनुमान लगाया गया है? क्योंकि यहाँ मातृ देवी के पूजा के प्रमाण, उर्वरता की देवी के पूजा के प्रमाण और हिंदू देवी देवताओं में जो मुख्य रूप से
मातृ देवी थी, उनके पूजा को देखते हुए इसके विशेष रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ मातृसत्तात्मक सभ्यता मौजूद थी, अर्थात माँ का परिवार में सबसे बड़ा योगदान माना जाता था या फिर सबसे बड़ा पद माना जाता था। इसके अलावा यहां से चूंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण तो नहीं मिलता है कि हाँ, समाज जिस तरह से वैदिक काल में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित हो जाता है, उस तरह के वर्ण व्यवस्था का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन इतना जरूर देखने को मिलता है कि समाज में कई वर्ग थे। ये वर्ग मुख्यतः पेशा आधारित रहे होंगे। उदाहरण के लिए जैसे पुरोहित, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग। तो इस तरह से समाज में कई वर्ग जरूर थे, लेकिन पूर्ण रूप से वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसके अलावा सभ्यता के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, क्योंकि युद्ध के अस्त्र शस्त्र नहीं मिलना ये दर्शाता है कि वो युद्ध से दूर रहते थे और शांति प्रिय थे। इसके अलावा समाज के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, क्योंकि कई किचन के खुदाई के बाद वहां से मछली के कांट और अन्य जो है मांस के अवशेष मिले हैं, जिनसे यह उम्मीद लगाया जाता है कि यहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इसके अलावा आभूषण और वस्त्र के संबंध में पुरुष एवं जो महिलाएं थी वो दोनों ही आभूषण का प्रयोग करती थी, और आपने पढ़ा भी था कि चनहुदरों में मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा वस्त्र में सूती वस्त्र के साथ साथ ये ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। और यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे कि ये कपास जो सबसे पहली बार विश्व में अगर कहीं खोजा गया तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, और इसी कपास से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था। तो आभूषण का प्रयोग स्त्रियां और पुरुष दोनों ही करते थे। और लास्ट, मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ के लोग पासे खेलना, नृत्य गान करना, शिकार करना, पशुओं को लड़ाना आदि जैसे शौक रखते थे और इसके माध्यम से मनोरंजन करते थे। तो ये उस सामाजिक जीवन को हमने देखा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का था। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन की ओर। तो आर्थिक जीवन में कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार। इन चारों क्षेत्रों पे नजर डालते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी स्थिति थी। तो कृषि के तो बहुत सारे प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। आपने पढ़ा भी था कि टेराकोटा के हल जो मिट्टी के थे वो बनवाली से मिले हैं, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो लोथ कालीबंगा से मिले हैं। तो इस तरह से इस सभ्यता के लोग जुताई, बुआई, सिंचाई मुख्यतः जो है वो वर्षा के माध्यम से ही होते थे, नहरों का ज्यादा विकास नहीं था। तो इस सभी विधि से परिचित थे, और कृषि के जितने भी व्यवस्था थी सबसे अच्छी तरह से परिचित थे, और इसके प्रमाण भी आपको मिले हैं। इसके अलावा फसलों में ये गेहूं, जौ, मटर, कई तरह के फसल थे जिनसे ये परिचित थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कपास है, क्योंकि कपास की सबसे पहली बार खोज या प्रमाण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, और यहीं से सूती वस्त्रों का दौर जो है वो शुरू होता है। इसके अलावा चावल के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन बहुत कम मिले हैं। पढ़े होंगे आपने पिछले वीडियो में कि लोथल और रंगपुर ये 2 जगह थे जहां से चावल और चावल के भूसे के प्रमाण मिले हैं। तो चावल का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिला है। और नहीं मिलने वाले फसलों में 2 फसल आपको याद रखना है कि गन्ना और रागी, ये 2 ऐसे फसल हैं जिनका प्रमाण इस सभ्यता में नहीं मिला है। बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन में प्रिय पशु के रूप में कुबड़ वाले सांड का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एक सींग वाले गेंडे का चित्रण मिलता है, जो केवल एक काल्पनिक पशु के रूप में ही माना जाता है, और कुबड़ वाला पशु जो था वो सांड के रूप में, वो सबसे प्रिय पशु के रूप में उसे देखा जाता था। इसके अलावा गाय, घोड़ा आदि के भी से ये लोग परिचित थे। और घोड़े के बारे में मैंने बताया था कि घोड़े के बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन सुतकोदा जैसे क्षेत्रों से इसके हड्डियों और अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। तो पशुपालन से ये अच्छी तरह से परिचित थे, और पशुपालन का प्रयोग मुख्य रूप से कृषि में सहायक के रूप में, और यात्रा के सहायक के रूप में, और मांस, मछली और दूध के प्राप्ति के उद्देश्य से भी किया जाता था। नेक्स्ट, उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इस सभ्यता में सबसे बड़ा उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। ये सूती वस्त्र, चूंकि कपास से ये सबसे पहले परिचित थे, तो ये सूती वस्त्र के उद्योग से परिचित हुए, और यही सूती वस्त्र का व्यापार विदेश में भी किया जाता था। इसके अलावा बर्तन निर्माण और शिल्प से जुड़ा हुआ, जैसे धातु से जुड़े हुए अलग अलग चीजों का निर्माण करना, जैसे मूर्ति बनाना, खिलौने बनाना, बर्तन बनाना आदि कार्य भी किए जाते थे। तो कई प्रकार के उद्योग थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई था तो सूती वस्त्र,
और सूती वस्त्र के कपड़े से लेकर के धागे तक के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उद्योग से ये परिचित थे और बड़े स्तर के उद्योग तो नहीं, लेकिन छोटे स्तर के उद्योग निश्चित रूप से इस काल में देखने को मिलते हैं। बात व्यापार की करें तो व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों थे। आंतरिक व्यापार में आपसी क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। बाह्य व्यापार में भारत के बाहर स्पेशली पश्चिमी एशिया से, मध्य एशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया के क्षेत्र और मिस्र के क्षेत्र से भी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। इन व्यापारों के संचालन में निर्यात और आयात दोनों विधि थे। इसके अलावा जो व्यापार होता था उस समय तक सिक्के की खोज नहीं हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। तो मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, सिक्के की खोज नहीं हुई थी, तो व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु देना और उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना, इसी पद्धति द्वारा जो है व्यापार संचालित किया जाता था। निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं में सबसे प्रमुख था सूती वस्त्र। चूंकि भारत में सूती वस्त्र के उद्योग थे और कपास उत्पादित होता था, इसलिए भारत से सूती वस्त्र, हाथी दांत, इमारती लकड़ी आदि का निर्यात विदेशों में किया जाता था। लेकिन बहुत से ऐसे वस्तुएं भी थी जो विदेशों से भारत में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आयात किए जाते थे। तो कौन से वस्तु कहां से आयात किए जाते थे? चांदी मुख्य रूप से ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से भारत में मंगाया जाता था। टीन जो है वो अफगानिस्तान क्षेत्र से विशेष रूप से मंगाया जाता था। इसके अलावा तांबा राजस्थान के खेतरी क्षेत्र से मंगाया जाता था और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का खेतरी क्यों प्रसिद्ध था। तो तांबे की खान के लिए, और वहीं से तांबा निकाल करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था। इसके अलावा लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। तो ये दो चार जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको शॉर्ट लिस्टेड किया है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। चांदी ईरान एवं अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान से, तांबा खेतरी से और लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया के क्षेत्र से इस क्षेत्र में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मंगाया जाता था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म तो मौजूद था, धर्म के कई रूप मौजूद थे, कई उसके पूजा पाठ के विभिन्न रूप मौजूद थे, लेकिन धर्म समाज के जीवन का एक अंग था, न कि वो पूरी तरह से समाज पर हावी था। लौकिक सभ्यता थी ये। लौकिक सभ्यता जिसे हम देखते हैं उसमें ही ईश्वरीय चीजों को, विश्वास को मानते हैं, और अलौकिक अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते उसमें आस्था रखना। तो वर्तमान समय में लौकिक और अलौकिक दोनों हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लौकिक सभ्यता विशेष रूप से थी और इस सभ्यता में धर्म बहुत वर्चस्वशाली नहीं था, एक नॉर्मल जीवन का एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था। तो लौकिक सभ्यता था, यहां धर्म वर्चस्वशाली तो नहीं थे, लेकिन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग जरूर था। यहां से मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सारे धर्म के अवशेष मिले हैं, लेकिन मंदिर का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है। सभ्यता में पुरुष रूप में देवताओं की पूजा और मातृ रूप में जो है देवताओं की यानी देवियों की पूजा के प्रमाण मिले हैं। विशेष रूप से मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, और एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से जो है एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। इसका प्रमाण जो है वो हड़प्पा से मिला है। तो ये दोनों ही प्रश्न बनते हैं। मातृ पूजा के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और उर्वरता की देवी या पृथ्वी की देवी की मूर्ति कहां से मिली है? तो ये हड़प्पा से मिले हैं। और सबसे यहाँ के जो प्रमुख देवता थे वो थे पशुपतिनाथ। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा से एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता के प्रमाण मिले हैं जिनके चारों ओर कई पशु बैठे हुए हैं। इन पशुओं पर नियंत्रण स्थापित करने वाले देवता को ही पशुपतिनाथ नाम दिया गया है, और इस पूरे सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। तो पशुपतिनाथ देवता के रूप में एक मुहर से इनकी जो रचना है या आकृति है वो प्राप्त की गई है। इसके अलावा इस सभ्यता में नाग पूजा, लिंग योनि की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, वृक्ष की पूजा, पशु की पूजा आदि के भी प्रमाण मिले हैं। अर्थात प्रकृति से जुड़े हुए वे विभिन्न चीजें जो मानव जीवन में हितकारक थे, उन्हें लाभ देते थे, उन सब की पूजा सिंधु घाटी वासी करते थे। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह आज भी हमारे वर्तमान समय में उपयोग में लाया जाता है, उसका भी प्रमाण सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है।
इसके अलावा अग्नि कुंड अर्थात अग्नि के पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। खास करके लोथल और कालीबंगा से अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि शायद हवन कुंड के माध्यम से अग्नि की पूजा की जाती रही होगी। तो ये विभिन्न पूजा से संबंधित या धर्म से संबंधित अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यहाँ के लोगों के जीवन में धर्म एक अभिन्न अंग के रूप में था, लेकिन वह समाज पर सबसे वर्चस्वशाली नहीं था, बस उनके जीवन का एक विशेष भाग था। तो हमने वर्तमान इस चैप्टर के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को बेहतर रूप में समझने का प्रयास किया। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन यापन का विशेष क्षेत्र रहा। इसे निश्चित ही एक बार और रिपीट करके देख ले ताकि बेहतर रूप में आपको समझ में आ जाए। इसके डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस जो वीडियोज है सिंधु घाटी सभ्यता के उसे अपलोड किया गया है, उन्हें भी एक बार देख ले।